अब हम इसमें बात करेंगे जो प्रधानमंत्री विकसित भारत की योजना है हमारी, ये इसका मिशन क्या है। इसका कोई मिशन तो होगा ही। क्या मिशन सेट किया है जो हमारी बीजेपी सरकार है, जो इस बार 2025 में जो हमें इन्होंने इस स्कीम को दिया है, तो इसका मिशन क्या सेट है, कौन सा मिशन इसका सेट किया है, कितने लोगों को ये जॉब्स दिलाने वाले हैं, कितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जॉब्स आने वाली है। तो ये सब चीज़ देखेंगे कि प्रधानमंत्री जो विकसित भारत रोजगार योजना है उसका उद्देश्य क्या है। तो पर्पज क्या है इसका, पर्पज ऑफ पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का जो लक्ष्य है वो है एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, और वो कैसे करेंगे तो ये हम देखेंगे। तो पर्पज ऑफ जो हमारी ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, इसका पहला जो जो ये पर्पज है, ये सीधा सीधा मैं अब जो हमारे एम्प्लॉय है उनसे स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं स्टार्ट करूंगा कि जो कंपनियां है जो नियुक्त करेगी, एम्प्लॉयर को नियुक्त करेगी, वो मैं उन कंपनियों की बात करूंगा, क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ कंपनियों से ही, जो हमारा मिशन है कंपनियों से ही निकल के आता है। अब ये क्या है, अब इसमें देखो कंडीशन क्या दी गई है, सरकार ने कंडीशन दी है कि इसकी जो कंडीशन है उसमें वो कंपनियों को, जो गवर्नमेंट है, ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये इसको कंपनियों को आदेश दे रही है कि यदि आपके 50 से कम कर्मचारी है, मान लो कोई कंपनी है, कंपनियां अलग अलग एम्प्लॉय की होती है, कोई होती है कि 100 एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं, किसी कंपनी में भाई 500 एम्प्लॉय काम करेंगे और किसी में 1000 काम करेंगे। तो इसी तरह डाटा है, अब किसी में 50 भी होगा, तो इन्होंने मिनिमम क्या सेट किया है कि 50 और 50 से अधिक। एक 50 का आंकड़ा लिया है या 50 से कम का आंकड़ा लिया है, दूसरा 50 से कम का आंकड़ा लिया गया है। जिस कंपनी में 50 से कम एम्प्लॉय है, उनको क्या है, उनको 2 नए कर्मचारी भर्ती करने हैं। अब 2 नए कर्मचारी भर्ती करने का मतलब है, तो परसेंट निकाल लेंगे, इसका बाद में निकाल लेंगे। और 50 से जो अधिक है, मान लो 50 ही हो, 50 या 50 से अधिक हो, तो उसने 5 कर्मचारी नियुक्त करने हैं। तो अगर हम 50 कर्मचारियों पे 5 जो कर्मचारी है, तो इनका परसेंटेज 10 आता है। अब परसेंटेज अलग अलग तरीके से वेरी करेगा, इसको बाद में देखेंगे। अब इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, इसका प्रारंभ 1 अगस्त को हुआ है और 31 जुलाई 2027 तक ये चलने वाली। इसका बजट है 1 लाख करोड़ और लगभग 3-3.5 करोड़ लोगों को ये एम्प्लॉय देने वाली है, एम्प्लॉयमेंट देने वाली है, और 15,000 रुपये इसमें मिलेंगे और 3,000 प्रति माह जो कंपनी जॉब्स देगी उनको मिलेंगे। और जो ये पैसा है कर्मचारी को डीबीटी और पैन लिंक्ड खाते से मिलेगा, जो हमने डिस्कस कर लिया है। ये अब नए कर्मचारियों को क्या मिलने वाला है, पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन दिया है सरकार ने। ये ऐसा पहली बार है कि जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए सरकार ने हमारे लिए द्वार खोले हैं। पहले केवल गवर्नमेंट के लिए ही लोग भागते थे, केवल गवर्नमेंट के लिए। अब प्राइवेट के लिए भी इस सरकार ने नए रास्ते खोले कि वो प्राइवेट नौकरी करे, लोगों की स्थिति सही हो। तो इसका लक्ष्य क्या है, पहली बार औपचारिक नौकरी में आते ईपीएफओ में जितने लोग पंजीकृत हैं, जिनकी मतलब तनख्वाह होगी 1 लाख तक के लिए है ये, अगर किसी की ज़्यादा है तो उसके लिए भी कोई प्रावधान हमारे पास नहीं आया है। तो 1 लाख की तनख्वाह पाने वाले लोग और 1 लाख से कम की तनख्वाह पाने वाले लोगों को के लिए ये योजना दी गई है कि उनको 15,000 की राशि 2 किस्तों में दी जाएगी, 6 महीने और 12 महीने पूरे होने पे। ये हमने डिस्कस कर लिया है और हम इस उद्देश्य को लेके चलेंगे कि जो ये कर्मचारी, अब हम लक्ष्य देखेंगे, लक्ष्य हमें बात करने की कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा।
और कितना लोगों को रोजगार मिलेगा, हमें ये देखना है। हमें इसका लक्ष्य जान लिया है कि ये इसका लक्ष्य क्या है कि 3.5 करोड़ लोगों को ये जॉब्स देने वाली है। वो कैसे देगी, इसका डाटा पूरा दिया गया है। अभी चलते हैं आगे। तो इसका उद्देश्य है कि युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ना। और औपचारिक रोजगार हम आगे इसमें डिस्कस किया गया है कि क्या औपचारिक रोजगार होता है, क्या स्थायी जॉब्स होती है। स्थायी जॉब्स मतलब वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी आपको संरक्षण प्रोवाइड करेंगे। और फाइनेंशियल लिटरेसी, आर्थिक साक्षरता की बचत भी होगी और इसकी आदत भी बनेगी लोगों में। तो अब जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया कि नए कर्मचारियों को नौकरी में प्रोत्साहन दिया जाएगा, पहला पॉइंट था ये। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि जो ये कंपनियां हैं ये किस तरह प्रोत्साहन करेगी, किस तरह रोजगार का सृजन करेगी। तो इसका लक्ष्य क्या है कि जो नए कर्मचारी ईपीएफओ में नियुक्त किए जाएंगे उनको ये लाभ प्राप्त होगा और 3 माह की राशि कंपनियों को मिलेगी और ये राशि 2 वर्ष तक मिलेगी। बिकॉज 2 वर्ष तक 31 जुलाई 2027 तक ये स्कीम चलने वाली है, तो इसलिए इसे 2 साल का इसका वर्ष निर्धारित किया है और ये 3 से 4 वर्ष तक भी मिल सकती है, आगे बढ़ भी सकती है। तो इसकी शर्तें जो कंपनियों को दी है कि वो 50 से यदि कम कर्मचारी तो 2 नए कर्मचारी रिक्रूट करें और यदि 50 से अधिक है तो 5 कम से कम अपने नए कर्मचारी नियुक्त करे और उनको 6 महीने तक नौकरी में बनाए रखना है उनको। और ये जो इसका उद्देश्य है, देखो अगर कोई नई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी आती तो उसके लिए भर्ती भी करानी होती, तो इन्होंने क्या है कि इस भर्ती की लागत को कम कर दिया है और कंपनियों को और एमएसएमई क्षेत्र में ज्यादा नौकरी पैदा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। सरकार ने पहले क्या है बहुत सारे लोन प्रोवाइड कराए हैं जिससे कि लोगों ने अपनी कंपनियां सेटअप करी है। फिर तो इस संबंध में पहले जो हमारा 2014 से लेके बीजेपी सरकार आई तो किस तरह इन्होंने एक हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर मीन्स जो हमारी कंपनियां हैं इन सबको क्या है बढ़ाया है और अब उनमें क्या है रोजगार के हमारे लिए द्वार खोल दिए हैं। तो आओ इसको मोटी मोटी डिस्कस करते हैं कि कितना जो 2027 आएगा, जो 31 जुलाई 2027 आएगा उसमें कितने रोजगार हमारे बढ़ जाएंगे। इस चीज को हम ले गए, उसका ग्राफ बनाया हमने, परसेंटेज भी निकाला कि ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार में कितना हमारा वृद्धि होगी रोजगार की। तो इसमें हमने एक फॉर्मूला लगा के देखो कितना है ये। अगर हमने ये करेक्ट डाटा नहीं है, करेक्ट नहीं है डाटा, बट ये क्या है नियर टू करेक्ट डाटा है कि अभी देखो ईपीएफओ का डाटा लेना पड़ेगा कि उसमें कितने लोग रजिस्टर्ड है ईपीएफओ में, तो उसका डाटा ले जाएगा तब जाके कैलकुलेट होगा। गवर्नमेंट को इस डाटे का अच्छे से पता है, वो जानती है कि उनकी कितनी ग्रोथ होने वाली, लेकिन गवर्नमेंट पब्लिक को नहीं बताएगी उनकी कितनी ग्रोथ होगी, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, पब्लिक को ये चीज़ नहीं बताएगी। ग्रोथ बताने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अपोजिशन है, सरकार का बहुत सारी ये और यहाँ के जो आर्थिक क्षेत्र में स्टडी करने वाले वो बताएंगे। तो एक हमने मोटा मोटी डाटा लिया कि ये 2024 तक का डाटा है कि इसमें कोई 64.33 करोड़ लोग रोजगार पा रखे हैं, जो आरबीआई और पीबीआई के अनुसार हमने डाटे को उठाया है। और अगर ये 3.5 करोड़ 2 वर्षों में रोजगार जनरेट करेगा तो कितनी वृद्धि होगी, यहाँ हमने कैलकुलेट किया है। ये जितने टोटल है और इसको हमने इतने लोगों से उसका एक परसेंटेज निकाला है कि वृद्धि कितनी होने वाली है, 5.44 इतनी वृद्धि होगी। और इस डाटे को अगर हम संवेदनशील तरीके से देखें, एक तरीके से अगर इतनी हमने पूरा करना है
इसको 100% ले जाना, 100% तो ये 5.44 ही है। तो इसके हमने अलग अलग परसेंटेज दिए गए हैं कि कितना, अगर 60% इसका हम कंप्लीट कर लेते हैं, या 80% इस योजना को कंप्लीट कर लेते हैं, या 100% इस योजना को, मतलब ये है कि मान लो 1 करोड़ लोगों को ही जॉब्स दे पाई, तो मान लो 60% इसका कितना होगा अप्रोक्स, मान लो आप कि इसका अप्रोक्स से 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये निकाल लेना आप 60% कितना होगा। तो इस जो डाटा है, क्योंकि वो उसको टारगेट कितना लिया है उसने, ये टारगेट लिया है, उसको ये पूरा करना, अगर इसका वो 60% पूरा करती है तो वो कितना एम्प्लॉय जनरेट करेगी, और यदि वो इसका 80% लेती है इस संख्या का, तो इतना जो ये है हमारा टारगेट पूरा करेगी। अगर 100% पूरा करना तो उसने इतने की वृद्धि दिखानी होगी। इट मीन्स कि वो 3.5 करोड़ लोगों को उसने रोजगार दे पाएगी, तो 5.5 की वृद्धि होगी। ये मोटा मोटी हमने कैलकुलेट करके बता दिया है आपको। और इस योजना का जो व्यापक लक्ष्य है, जो इसका ब्रॉड लक्ष्य है, वो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगले 2 वर्षों में, जो ये 3.5 करोड़ की लोगों को नौकरी मिलेगी। और इसी के संदर्भ में हमने देखा है, तो इसमें क्या है कि ये एक तरह से औपचारिकता इसमें बढ़ाई जाएगी, और विकसित भारत 2047 की दृष्टि से इस योजना को चलाया गया, और जो मिलने वाली राशि है वो डीबीटी के माध्यम से मिलेगी। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इसका मेन उद्देश्य है कि सभी को क्या है, रोजगार मिले, सभी को रोजगार मिले। अब जो इसका नेक्स्ट है हमारा, अगर इसके हम ये देखते हैं योजना का लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य में हमने देखा है इसको एक आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है लोगों को। इसका मतलब ये है कि आर्थिक रूप से इस देश को सशक्त बनाना, तो सभी लोगों को क्या है, सभी लोगों के पास जॉब्स होनी चाहिए, उनकी जो अपनी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। और ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमें जॉब की आवश्यकता होती है, एक काम की आवश्यकता होती है। और अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है, तो फिर इस तरीके है हम बचत और निवेश की क्षमता भी इंसान की होती है, तो वो इसी से अपनी जनरेट करेगा, अपनी इससे ही अपनी जो ताकत है वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तो वो एम्प्लॉयमेंट के जरिए ही होगा। और सरकारी योजनाओं और आर्थिक संस्थानों तक समान पहुंच होना, इस तरह इस जो ये योजना है इसके लोगों की क्या है, इक्वलिटी लेके चलेगी है, इक्वलिटी कि सब लोग क्या है इक्वल हो जाए, और इक्वलिटी की तरफ, फाइनेंशियल इक्वलिटी, आर्थिक समानता की तरफ इसका ध्यान दिया गया है। और इससे क्या है स्किल डेवलपमेंट और वित्तीय साक्षरता, ताकि अपने पैसों का सही उपयोग कर सके। यहाँ कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाएगी कि जिससे कि स्किल डेवलपमेंट होगा और वित्तीय साक्षरता बढ़ेगी, जिससे कि लोगों को पैसा खर्च कहाँ करना है उनको ये भी ज्ञान दिया जाएगा, और किस तरह की स्किल उन्हें उन्हें किस क्षेत्र में काम करना चाहिए, इसके लिए भी उन्हें एक, जब कोई कंपनी में किसी बैंक में लग जाता है, तो उसका एक ऑल ओवर स्किल डेवलपमेंट होने लगता है। ये कोई सिखाने नहीं आता उसको, इसका स्किल डेवलपमेंट होने लगता है। उसको ये भी पता लगता है जब काम करेगा तो पैसा खर्च करने का तरीका भी पता लगेगा। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के कुछ पॉइंट भी वो बताएंगे, और ये खुद से हमें आ जाती है। और उदाहरण के लिए इसमें उदाहरण के लिए देखा गया, अगर कोई इस योजना के तहत औपचारिक नौकरी में आता है तो उसे वेतन और पीएफ जैसी सुविधा मिलती है। इससे वह न केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करता है, बल्कि बचत और निवेश भी कर सकता है, उससे आर्थिक रूप से सशक्त बनता है। तो ये एग्जाम्पल दिया गया इसके ही ऊपर। अब जो दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसका समावेशी आर्थिक विकास होगा। जो गरीब है, किसान है, महिलाएं हैं, युवा हैं, श्रमिक है, पिछड़े वर्ग है, उन्हें क्या है समान रूप से समानता आएगी, इसमें समानता बढ़ेगी। और
इसको देखते हुए ये योजना चलाई गई है। सबको रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का एक उद्देश्य भी पूर्ण होगा और जाति, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति के आधार पर भी ये भेदभाव को खत्म करेगा। इनडायरेक्टली ये जो स्टडी करने वाले आप इस जो अच्छे स्टडी कर रहे हो तो आप इस चीज को कोरिलेट कर पाओगे इस योजना से कि किस तरह ये जाति, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति के आधार पे भेदभाव को खत्म करता है। किस तरह करता है ये देखो। क्या होता है, फाइनेंशियल जब कंडीशन सबकी सही हो जाती है तो ना उसमें ना तो किसी को महिला के आधार पे भेदभाव किया जाता है, ना ही लिंग के आधार पे, ना ही जाति के आधार पे, ना क्षेत्र के आधार पे। जब कोई फाइनेंशियली तरीके से सक्षम हो जाता है तो ये सब चीजें हैं। छोटे व्यवसाय, एमएसएमई, स्टार्टअप, स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर केवल बड़े उद्योगपति ही बढ़ते हैं और आम श्रमिक किसान को लाभ नहीं मिलता तो वह विकास समावेशी नहीं कहलाता। लेकिन जब कोई योजना ग्रामीण युवाओं और शहरी युवाओं को भी और शहरी युवाओं को के जितने अवसर पैदा करती है तो यह एक आर्थिक समावेशी कहलाता है। मतलब एक तरह से यहाँ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, समान रोजगार का अवसर मिलेगा यहाँ। और संगठित और श्रम बाजार की दिशा में एक बड़ा कदम होएगा। संगठित का मतलब यहाँ ये दिया गया है कि पहले लोग क्या है कि मजदूरी कर रहे हैं, ये लोग ये देखो मजदूरी कर रहे हैं, ये एक तरीके से संगठित नहीं हो पा रहे। जिस तरह संगठित है, संगठित का मतलब इसके पास कंपनी है, इसके ईपीएफओ से जुड़ी हुई है। संगठित का मतलब ये है कि जो पहले लोग लेबर का काम कर रहे हैं, लोग यहाँ लेबर जो काम कर रहे हैं लेबर का, ये सब लोग, तो ये संगठित तरीके से। अब देखो अगर ये इंजीनियर है तो इसकी क्या है, एक निश्चित वेतन है, पेंशन भी आएगी इसकी, ईएसआई पीएफ मिलेगा इसको, और छुट्टियां मिलेगी, स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। लेकिन क्या है, इन लोगों को जो था, ये असंगठित लोग थे, इनको ये निश्चित वेतन नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलती। लेकिन जब वे एक कंपनी में आ जाएंगे तो उन्हें ये सब सुविधाएं प्राप्त होने लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ी संगठित श्रम बाजार की दिशा में एक अहम कदम है जो वर्करों के लिए है। जो वर्कर का काम करते थे, अब में क्या है, एक संगठित तरीके से काम करेंगे। अब ये किसी कंपनी में मजदूरी का काम कर रहे हैं तो ये लोग क्या है, संगठित है। ये लोग क्या है, संगठित है, इनके पास एक पीएफ है, और ये इंजीनियर है, ये मजदूर लोग हैं, ये भी संगठित है, और ये भी संगठित है, किसी ना किसी कंपनी का पार्ट है। तो सरल भाषा में यही कहा जा सकता है कि आर्थिक रूप से यह योजना सशक्त बनाती है, समावेशी आर्थिक विकास है और संगठित बाजार है।